ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट को देखते हुए पीएम मोदी की चीन यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है और चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में वैश्विक मंच पर भारत और चीन के बीच सहयोग की नई उम्मीद जगी है। इस समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा, जो 2020 की गलवान झड़प के बाद रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में अहम कदम है। 7 साल के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा है। मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है। इस बीच एक बड़ी खबर भी है, उसका रुख करेंगे। भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन को बधाई। मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर दोनों देशों में सहमति है, पीएम मोदी ने यह कहा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो भारत चीन द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी का ये बयान सामने आया। संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर यह चर्चा हुई। एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन को बधाई दी पीएम मोदी ने। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलो, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर संदीप जी आपसे ही करना चाहूंगा। संदीप जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर है, एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी की जो द्विपक्षीय बैठक हुई है शी जिनपिंग के साथ, इस द्विपक्षीय बातचीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि भारत और चीन की जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, वो एक नए आयाम पर पहुंचेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो मंच था एससीओ का, वो निस्संदेह कहीं ना कहीं आपस में लाने की कोशिश की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कजान पर जो बैठक हुई थी, तो ये सिलसिला नज़दीक आने का तो पिछले वर्ष से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस समय और संदर्भ में ये एससीओ की मीटिंग हो रही है, वो ये वक्त है ट्रंप का, टैरिफ का और ट्रेड वॉर का। और इसकी इसका जो थ्रेटनिंग है वो चाइना को भी है, रूस को, हमें भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये पुश किया है तीनों कंट्री को आपस में साथ में आने का। और रही बात चाइना इंडिया की, तो हम सभी जानते हैं कि वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड लिमिटेशन, लेकिन इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है, उभरती हुई ताकत है। उसके साथ में हाथ मिलाने के लिए आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव जियोपॉलिटिकल हैंडस्केप होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो टेंशन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। और जिस तरीके से हम डिसएंगेजमेंट की बात की, बॉर्डर इशू की बात किया, जब एससीओ पर मिलते हैं वहाँ भी हमने अपने तनाव पर ही चर्चा किया कि हमारे जो तनाव हैं
इनको कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ करना होगा आगे बढ़ने के लिए। सेंसिटाइजेशन समझना पड़ेगा, दोनों कंट्री के जो कंसर्न उनको समझना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आइस मेल्टिंग स्पॉट है जहाँ से अभी पिछले 5 वर्षों से जो डेडलॉक था कम्युनिकेशन का वो रुकेगा और आगे थोड़ा थोड़ा हमारे जो संबंध है जो दोनों कंट्री के वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होंगे। और इसका सबसे अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो एक तरफा वन यूनिलैटरल जो ऑर्डर है इस समय हम देख रहे हैं, ट्रंप का जो थ्रेटनिंग है, वो थ्रेटनिंग से बाहर आने के लिए एक ये कलेक्टिव वॉइस बनेगी। और हम ये सभी जानते हैं कि भारत अपने आप में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन चुका है। कई मुद्दों पर भारत प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाता रहा है। और इस समय जो चाइना का मिलना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि 40% पॉपुलेशन दुनिया की यदि एक ग्रुपिंग में आती है तो अपने आप में एक बड़ा संदेश जाएगा उन कंट्री के लिए जो हेजमनाइज करते हैं ग्लोबल ऑर्डर को। जी प्रोफेसर मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर भारत और चीन के संबंधों को लेकर बात की जाए, लंबे समय से दोनों देशों के बीच बातचीत रुकी हुई थी, संबंध जो है वो बेहतर नहीं थे। जब LAC पर विवाद हुआ उसके बाद जरूर कुछ बातें हुई, लेकिन वो सभी बातें केवल और केवल फोकस्ड थी इस चीज को लेकर कि शांति पर बात कैसे की जाए और सीमा पर शांति कैसे लाई जाए। लेकिन जो ये बात हुई है, जो ये मीटिंग हुई है प्रोफेसर मनोज जी, इसमें खास बात यहां पर यह है कि कैसे दोनों देश आगे बढ़े, कैसे दोनों देश मिलकर आपसी सहयोग से जो निवेश है उसको बढ़ाएं, कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाएं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो हम सब लोग पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड ने और खास करके भारत ने जैसे एक तरीके से एक्सपोज किया है जो वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर नेशन जो हम अमेरिका को बोलते हैं, और नो डाउट चाइना दूसरी अर्थव्यवस्था है विश्व का और भारत भी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है पिछले 11 सालों में, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व ने, वो चाहे विदेश नीति हो आर्थिक नीति हो। अब रही बात अभी चाइना, देखिए चाइना और भारत का जो संबंध है बहुत पुराना संबंध है और दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखिए तो मतलब बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। और अर्थव्यवस्था के मामले में और खास करके पॉपुलेशन के बारे में अगर आप देख लीजिए तो भारत और चाइना का पॉपुलेशन लगभग 2.8 बिलियन कि जो लोग हैं, जिसके लिए अभी मोदी जी ने जिस तरीके से बोला कि हम मानवता के हित में काम करेंगे, आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, सहनशीलता होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो खास करके देखिए भारत और चाइना का जो डिस्प्यूट है, अगर आप ट्रेड के मामले में देखिए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उसका ट्रेड खास करके जो बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, लगभग 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर भारत और चाइना टच करता है, उस पर कहीं ना कहीं चाइना ने एक भारत के साथ अनट्रस्ट किया है, जिसके चलते आज भारत और चाइना के बीच में जो हम सब आज डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरीके से आज SCO की मीटिंग में ये पूरे वर्ल्ड की मीडिया इस चीज के नजर लगाए बैठी है कि भारत और चाइना किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज तो देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को अपने हेजिमनी के माध्यम से जिस तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया है, वो एक तरीके से इतिहास बदल रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो रहा है। और उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी त्रिपाठी जी जैसे बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इसी से सहमत हूं, क्योंकि आज भारत एक नए इमर्जिंग के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो एक भारत का जो परसेप्शन बना था विदेश नीति में, वो कहीं ना कहीं टूटते जा रहा है और भारत अपने मजबूती के साथ जो एक पिछलग्गू का जो एक तमगा जो खास करके वेस्ट की मीडिया ने और खास करके जिस तरीके से इसके पहले की जो भी गवर्नमेंट रही है, जिस तरीके से विदेश नीति को एक तरीके से डाउन करके दिखाया, मुझे लगता है कि आज उसी का प्रारूप हम सबको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि चाइना हो, भारत हो, रसिया हो, जिस तरीके से अभी अगर हम देखें अगर अर्थव्यवस्था के मामले में, तो आप देखिए कि जिस आधार पर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वो बिल्कुल ही एक तरीके से भेदभाव वाली उसकी टैरिफ नीति है। और मुझे लगता है कि ये जो समिट है और जिस प्रकार से दोनों नेताओं ने जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में विश्व की राजनीति में एक बड़ा ही परिवर्तनशील कदम होने जा रहा है। और नो डाउट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसीज रही है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसने किस तरीके से जाके भारत के अगेंस्ट में जो खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि आज ये जो SCO की जो बैठक है, नो डाउट चाइना ने भी पाकिस्तान को मदद किया था, लेकिन हमें बिल्कुल उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। लेकिन आज चाइना के पास एक बहुत ही बेहद अपॉर्चुनिटी है कि जो उसके ऊपर चालबाज चीन का जो एक तमगा लगा हुआ है, उसको दूर करने का इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्थिति अमेरिका ने क्रिएट किया है, उसमें नो डाउट भारत और चीन दोनों और नजदीक आएंगे और विश्व में एक तरीके से रसिया के साथ मिलके। और आप देखिए सिर्फ साउथ एशिया की बात ही नहीं है, ग्लोबल साउथ की बात नहीं, अभी जापान
ने जिस तरीके से भारत के साथ पिछले आने वाले 10 वर्षों का जो एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज जो अमेरिका का जो हेजेमनी है वो धीरे धीरे एशिया के साथ साथ यूरोप के नेशन भी छोड़ रहे हैं, उसमें फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी है। तो हमें लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होने जा रहा है और जिसमें भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल प्रोफेसर, आप जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है खड़ा होना जा रहा है, जिसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा मैं, डॉक्टर संदीप का रुख करूंगा मैं। डॉक्टर संदीप, इस बीच जिस तरीके से त्रिपक्षीय मुद्दे को लेकर बात करें, जिसमें चीन, भारत और रूस का नाम लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तीनों देश एक साथ मिलेंगे तो ये एक सुपर पावर के रूप में अमेरिका के सामने खड़े होंगे। क्या डॉक्टर संदीप आपको लगता है कि जब तीनों देश मिलेंगे, तीनों देश व्यापार को लेकर चर्चा करेंगे और तीनों देशों में आपसी सहयोग अगर और ज्यादा बढ़ेगा व्यापार के क्षेत्र में, तो क्या जो ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ है उसमें कोई प्रभाव, उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कभी कभी जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अपने आप में संदर्भ जो आपका होता है, बैकड्रॉप होता है, वो तय करता है कि वो समिट या ऐसी मीटिंग वो किस फॉर्म में जाएंगी, किस फॉर्मेट में जाएंगी। और इसलिए मैं इस एससीओ मीटिंग को कहता हूं कि ये इट हैज़ इमर्ज एज ए स्वीट हॉट स्पॉट। कैसे इसको समझते हैं? देखिए, क्या है कि चाइना और इंडिया दोनों ऑयल सप्लायर हैं रशिया का। रशिया हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस जो है सैंक्शन को फेस किया और ठीक ठाक उस पर असर पड़ा इसका, लेकिन उसको साथ ही एशिया पार्टनर के रूप में भारत और चीन एक क्रेडिबल पार्टनर के रूप में दिखे। तो रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा कि वो सीज करे कि दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं और ऑयल उसका जो है वहाँ से सेल होता रहे। अब भारत की बात आती है, भारत हमेशा कहा है कि इंडिया इज इंटाइटल टू मेक इट्स ओन डिसीजन, हमें क्या करना क्या नहीं करना, ये अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। चाइना भी ये चाह रहा है कि ये कहीं यही एक ऐसा एक मोमेंटम है जहाँ पर हम ये तय करें कि अब जो ये एक तरह से देखिए एक सुपर पावर सिंड्रोम है 1990 के बाद से, स्पेशली यूएसए के माइंडसेट में बैठा हुआ है और 2004 के बाद से लगातार पुतिन इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा आया है इतिहास में, बहुत कम देखने को मिला है कि पहली बार ये ट्रॉइका जो है तीनों का मिलना, बीजिंग, नई दिल्ली और मॉस्को का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। 1998 में रशियन प्राइम मिनिस्टर उस समय के प्रिमक्योव ने एक कल्पना की थी कि यदि ये तीनों ताकतें एक साथ आती है तो जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो हम बात करते हैं, जनरली वर्ल्ड ऑर्डर की बात में हमें यही देखने को मिला पिछले 45 सालों से, पहले बाइपोलर फिर यूनिपोलर। लेकिन ये जो वक्त है इस समय, ये समय जिस तरीके से ट्रंप ने कॉर्नर किया है इंडिया को और उसने बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक मिस्टेक किया, वही कारण है कि पुश हुए और जो हमारे कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों को मिलते जुलते हैं। रशिया को बाजार चाहिए, वो दोनों के रूप में मिल रहा है। भारत को एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई चाहिए, चाइना को एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई चाहिए, वो रशिया के रूप में है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा क्या हो सकता है मोमेंटम तीनों के लिए कि एक साथ तीनों का कॉमन एनिमी के रूप में ट्रंप अपने आप में इमर्ज कर रहे हैं। भारत की कोशिश ये नहीं थी कि अमेरिका को एज ए कॉमन एनिमी माना जाए, एज ए एंटी वेस्ट देखा जाए, सीओ को एज ए एंटी वेस्ट लॉन्च किया जाए। लेकिन ट्रंप ने जिस प्रकार से कॉर्नर किया है भारत को, वो कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि ये जो एससीओ का मंच है, ये नॉन वेस्टर्न ऑर्डर को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा मोमेंटम तैयार करेगा। और इसके पहले ही भारत G20 से हमने देखा कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बना, और आवाज़ ही नहीं बना, कई मुद्दों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि 1945 का ये वक्त नहीं है, ये 2025 का वक्त है। जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनके सारे का सारा जो फॉर्मेट है वही 1945 का है। दुनिया बदल चुकी है, ये अभी ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ा संदेश आएगा। जी प्रोफेसर मनोज जी, दूसरे संदेश को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था, इस बीच चीन ने भी एक बात का जिक्र किया कि जो सबसे बड़ी ताकत चीन और भारत की है वो है चीन और भारत की जनसंख्या, और चीन ने इस बात का जिक्र किया कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। व्यापार को लेकर भी चर्चा की गई है। तो ऐसे में क्या मनोज जी ये अब माना जाए कि चीन और भारत के बीच आने वाले समय में जो व्यापार बढ़ेगा इससे सीधे तौर पर भारत को फायदा होगा, और अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश लगातार भारत के ऊपर कर रहा था वो दबाव बनता नजर नहीं आएगा? क्योंकि मनोज जी एक आंकड़ा भी सामने आया था जिसमें यह कहा गया कि चीन भारत में करीब करीब $100 बिलियन का जो है
व्यापार करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर भारत को लेकर बात करें तो भारत केवल 10 से 15 बिलियन डॉलर का ही व्यापार चीन के अंदर करता है। ऐसे में जो करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर की निर्भरता भारत की अमेरिका के ऊपर है, अगर भारत अपने व्यापार को चीन में बढ़ाता है तो शायद वो निर्भरता बहुत ज्यादा कम होगी। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही आपने जो आंकड़ा पेश किया, बिल्कुल वो सही आंकड़ा है। क्योंकि देखिए आज जो 21st सेंचुरी में अगर आप देखिए तो किसी भी देश का जो विकास है वो सब आर्थिक मॉडल के आधार पे ही ये लोग अपने आप को आगे लेके चल रहा है। और भारत जिस तरीके से तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है वो पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। और आप इसीलिए आप देख सकते हैं पिछले 11 सालों में हम 11वीं 12वीं से हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब रही बात भारत और रसिया और चीन की, तो आप देखिए ये तीनों देश में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि भारत एक चौथी अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, जो अर्थव्यवस्था है, वो जहां डेमोक्रेसी सही तरीके से एग्जिस्ट करेगी उसका ग्रोथ होना अवश्य है। तो मुझे लगता है कि भारत उसमें नंबर 1 पोजीशन लेके बैठा हुआ है। आप उसी तरीके से आप देख सकते हैं चाइना विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है और लेकिन उसके पास भी बहुत बड़ी आबादी है। और उसके साथ साथ वो जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन करता है, आज पूरा विश्व उसके ऊपर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन के मामले, चाहे वो कोई भी एक मतलब छोटा से लेके बड़ा चीज। अब रही बात भारत को आज के डेट में जो 3 चीजों की जो सबसे जरूरत है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसमें हेवी मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, तकनीक चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रसिया भी आप देख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से कंट्रोल करके रखा है। आप देखिए 3.5 साल से ज्यादा युद्ध हो गए, लेकिन आज के डेट में रसिया की अर्थव्यवस्था कहीं से डिक्लाइन नहीं हुई है, जबकि अमेरिका ने पूरी तरीके से उसके ऊपर सैंक्शन लगा के रखा हुआ है, 100% सैंक्शन लगा के रखा है। चाइना पे लगभग 30% का सैंक्शन लगाया, भारत पे 50% का लगाया। उसके बावजूद भी अभी जो रिपोर्ट कल आया है उसमें जो पहली तिमाही में भारत लगभग 7.8% के ग्रोथ से आगे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस अमेरिका के टैरिफ ने इन तीनों देशों को, इन तीनों महाशक्तियों को एक किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो ट्रेड वार और ट्रम्प का जिसको हम बोल सकते हैं कि जो उनका एक पॉलिटिकल नासमझी है, जिसके चलते आज भारत उनसे दूर होते हुए जा रहा है। आप देखिए वहां के सीनेट में, वहां के जुडिशियरी में उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से टैरिफ के चलते आज अमेरिका से भारत दूर होते जा रहा है, और चूंकि RIC का एक कंसेप्ट पहले से है, ब्रिक्स का कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है, डी-डॉलराइजेशन का कंसेप्ट अलग से चला आ रहा है, अगर ये तीनों चारे चीजें जुड़ के अगर भारत इसमें अपनी सहमति दे देता है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में अमेरिका का और भी बहुत ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका बहुत ही डिक्लाइनेशन होगा। क्योंकि आज ये जो तीनों महाशक्ति हैं वो एक दिन में नहीं बने हैं। अगर आप रसिया को देखना है तो आप देखिए सोवियत संघ के बाद से जिस तरीके से अमेरिका ने उसको कोल्ड वार के लेके में गया और वहां पे जब डिसेंट्रलाइज हुआ, उसके बावजूद भी रसिया अपने आप को एक इमर्जिंग के रूप में खड़ा करके रखा हुआ। चाइना ने पिछले 25-30 सालों में जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ किया है और विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक थ्रेट है। और लेकिन आज भारत जिस प्रकार से अमेरिका के साथ पिछले 20 सालों से न्यूक्लियर डील के बाद से जो एक इंगेजमेंट था और जिसको ट्रंप ने जो एक तरीके से भारत के साथ विश्वासघात किया, मुझे लगता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और जो हमारा नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसीज है, आज मुझे लगता है कि उसी को चरितार्थ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी के आधार पर देखिए उनका मोटिव यही है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखेंगे और हमारे हित में जो भी होगा हम उसको करेंगे। और देखिए, और ग्लोबलाइजेशन हो या अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था होती है तो सहयोग से बनता है, क्योंकि कोई भी देश खुद अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। और भारत का एक इतिहास रहा है कि अगर आप इतिहास में भी जाके देखिए तो हमें लगता है कि चाहे जिस तरीके से मिडाइवल पीरियड में भारत का इकोनॉमिक जो ग्रोथ था पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो इकोनॉमिक एजेंसीज हैं जो अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उनका प्रेडिक्शन है कि जिस तरीके से भारत तेजी से अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं कोविड के बाद से विश्व का लगभग हर जगह पर डिक्लाइनेशन हुआ, लेकिन भारत ने ग्रोथ किया। तो मुझे लगता है कि ये जो RIC भी क्लोज होगा, रसिया, इंडिया, चाइना, जिस तरीके से इन लोगों का गठबंधन बनते हुए दिख रहा है। और एक चीज और मैं अभिषेक जी कहना चाहूंगा कि देखिए सिर्फ रसिया, इंडिया, चाइना को ही मत देखिए, आप देखिए कि भारत ने ईरान के साथ भी चाबहारा पोर्ट पे जो साइन किया है, वो भी एक आने वाले समय में दिखाता है कि अमेरिका की जो गलत नीति है उसके साथ बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। आप जर्मनी के साथ भी देख सकते हैं कि भारत का एंगेजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एंगेजमेंट है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं 40 देश ऐसे हैं जिनसे भारत लगातार संपर्क में है।
अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। डॉक्टर संदीप जी, दूसरी ओर इस बीच क्या जो ये पीएम मोदी का दौरा है, इससे भारत चीन के रिश्ते नए आयाम पर पहुंचेंगे? और एक बड़ा सवाल इस बीच और डॉक्टर संदीप आपसे कि क्या चीन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा अब हम कर सकते हैं, क्योंकि चीन भी अमेरिका से खींच खाकर बैठा हुआ है, चीन भी अमेरिका से परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने भी जिस तरीके से चीन के ऊपर एक समय पर 140% टैरिफ लगा दिया था। देखिए, वेरीफाई एंड ट्रस्ट, ये दो फैक्टर है जो चाइना के साथ हम हमेशा देखते हैं। आपका पहला सवाल तो ये है कि नो डाउट इसमें कि निसंदेह दोनों की जो मित्रता, मैं कह रहा था कि जो एक डेडलॉक था वो आइस मेल्टिंग होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया ने एक जो उत्सुकता दिखाई है, एक्साइटमेंट दिखाया, और उसके साथ उससे भी ज़्यादा जो एक्साइटमेंट चीन ने दिखाया, शी जिनपिंग ने दिखाया, वो ये संकेत है, ये सिंबोलिज्म है कि दोनों यदि साथ में आते हैं तो जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो हेजमनी हम देख रहे हैं, जो यूनिलैटरल टैरिफ लग रहे हैं, WTO कहीं नहीं है, WHO कहीं नहीं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कहीं नहीं है, तो ये, और हमने देखा कि ट्रंप के एडवाइज़र जिस तरीके से इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं। अब पीटर नवारो का स्टेटमेंट देखिए तो वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो रुपया है वॉर फ्यूल करता है, और अमेरिका का जो डॉलर है वो शांति का पैगाम देता है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है US वाशिंगटन DC से आ रहे हैं, ये उसके लिए एक मैसेज ये होगा कि एशिया में भले ही हमारे साथ डिफरेंसेस हैं, हमारे इश्यूज़ हैं चाइना के साथ, इसको दिमाग में रख करके ट्रस्ट फैक्टर को थोड़ी देर के लिए, ट्रस्ट फैक्टर कुछ होता नहीं है, जब आपके हित मिल जाते हैं तो ट्रस्ट बनने लगते हैं, जब हित नहीं मिलते हैं तो ट्रस्ट मिसट्रस्ट इवॉल्व होने लगता है। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम चाइना को जानते हैं, चाइना का हिस्ट्री में मालूम है, और वो चाइना इंडिया को जानता है। और हमने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में ये भी दिखाया भी है, SCO पर। इसके पहले जब आदर डिफेंस मिनिस्टर गए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साइन नहीं किया था। तो कुछ इशू जैसे हैं कि जहाँ भारत अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं करता स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को आगे रखता है, तो चाइना इस बात को समझ में आ गया है कि यदि अमेरिका से लड़ना है तो हमें कहीं ना कहीं भारत को लेना होगा साथ में। लेकिन भारत ये कभी अभी भी नहीं चाहेगा कि वो किसी तरीके की अलाइंड पॉलिटिक्स में आए, स्पेशली इस तरह की कोई गुटी जिस कह सकते हैं ना, ब्लॉक पॉलिटिक्स होती हुआ है। बट ये समय का तकाजा ये है कि हम अपने पड़ोसी के देश के साथ आए, किसी भी प्रकार के प्रेजुडिसेस को, किसी प्रकार के प्री अक्यूमाइंड माइंड सेटअप को लेकर के संबंध आगे नहीं बढ़ते हैं। आप जैसे कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार इस बात को बोले हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर, आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, उसके साथ यदि आपके अच्छे कन्वर्जेंस आप करते हैं, अपने इंटरेस्ट को अलाइंड करते हैं, तो कई मुद्दे जो आपके जो फ्रोजन कन्फ्लिक्ट हैं वो भी डिफ्यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिसइंगेजमेंट की बात हुई, फ्लाइट दोनों कंट्री के बीच चलेंगी, डायरेक्ट फ्लाइट होगी, ये क्या है? ये इसी डायलॉग का नतीजा है कि आप एक पहले फर्स्ट फेज से बाहर आते हो, जो डेडलॉक का फेज है, आप संवाद में आते हो, डायलॉग प्रोसेस में आते हो, और जब ये डायलॉग बनता है तो उतनी ज़्यादा सीरियस जो डिफरेंसेस वो ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो न दिया जाए। हमें मालूम है कि चाइना क्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेरीफाई करे और आगे बढ़े। बिल्कुल। संदीप जी और मनोज जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी किस तरीके से भारत और चीन के रिश्ते नए आयाम पर पहुंचेंगे, और भारत और चीन में जिस तरीके से व्यापार को लेकर भी चर्चा हुई है, तो व्यापार के लिहाज से हम किस तरीके से आगे बढ़ते नजर आएंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने